काफ़ी सारे कंपोनेंट आपने बना लिए होंगे क्योंकि मैंने आपको सिखाया था आप अपना एक खुद का कंपोनेंट कैसे बना सकते हो। एक कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो वो मैंने आपको सिखा दिया है और कौन सी फाइल के अंदर किस तरीके से वो इंक्लूड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो गाइस होने वाली है डायनामिक कंपोनेंट्स के ऊपर। भी कंपोनेंट का डेटा है वो आप चेंज कैसे कर सकते हो, मतलब कि डायनामिक कंपोनेंट आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए गाइस आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डायनामिक कंपोनेंट बना सकते हो। डायनामिक कंपोनेंट से जो आपकी रीयूजेबिलिटी है ना कंपोनेंट की, वो इजी हो जाती है। क्या हो जाती है? वो इजी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आप डायनामिक कंपोनेंट बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज जो मैंने आपको कंपोनेंट बनाना दिखाया है वो है माईकॉम्प नाम से ना। आज मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा पोस्ट के नाम से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा पोस्ट के नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, जो हमारी ये फर्स्ट रिएक्ट ऐप है मैं इसी के अंदर आपको ये बना के दिखाऊंगा। और अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर एक और यहाँ पे मैं फाइल बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ postd.jsx। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको आज मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ कि देखो मैंने आपको कहा था कि जो कंपोनेंट्स हैं उनके पहले अक्षर हमेशा बड़े होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उनकी जो फाइल है ना उनका पहला अक्षर भी बड़ा रखो। हाँ, पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो माईकॉम्प बनाया था इसका जो ये एम है ये मैंने छोटा कर दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, अब बड़ा कर दिया है। आपको क्या करना है, अपने कंपोनेंट के फाइल के और जो आप फंक्शन बनाओगे इसके अंदर कंपोनेंट बनाओगे उसका जो पहला अक्षर है नेमिंग कन्वेंशन में आपने पहला अक्षर अपर केस रखना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट नाम से फंक्शन बनाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन और इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको कि आप कैसे एक रिएक्ट का कंपोनेंट बना सकते हो। बहुत छोटा शॉर्टकट है, जो मैंने आपको एक्सटेंशन डलवाया था ना वो इसीलिए डलवाया था। देखो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा और पोस्ट नाम से मैं इस फंक्शन को बनाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, और इस फंक्शन को हम क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे मैंने जो एक्सपोर्ट लिखा है मैंने आपको पहले ही बताया कि आप ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखकर। ठीक है, तो लेकिन मान लो आपके पास कई सारे फंक्शन है, इसी ही फाइल के अंदर आपने काफी सारे कंपोनेंट बना लिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फाइल में एक ही कंपोनेंट बना सकते हो, नहीं, आप एक फाइल के अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स भी बना सकते हो। तो उनको एक्सपोर्ट कैसे करोगे आप? तो उनके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस टाइप से। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट, फिर मैं लिख दूंगा पोस्ट 1 जो भी है, पोस्ट 2 और पोस्ट 3। ठीक है, पोस्ट 3 मान लो ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे पोस्ट 1 लिखेंगे और यहाँ पे 3। देखो यहाँ पे 1 लिखता और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 2 लिख देता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि ये सीरीज में हमें लिखने हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं, यहाँ पर एंटर और यहाँ पर एंटर। इस तरीके से आप मल्टीपल कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसको इंपोर्ट कैसे करोगे आप, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे ना पोस्ट 1 में रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, और एक h1 टैग दे देता हूँ मैं h1 और इसके अंदर मैं रिटर्न करता हूँ पोस्ट 1। ठीक है, और सेम टू सेम यही लाइन में पोस्ट 2 के अंदर डाल दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा पोस्ट 2 और ये सेम टू सेम मैं पोस्ट 3 के अंदर भी डाल दूंगा। तो आप कैसे इसको इंपोर्ट करोगे, देखो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मान लो मेरे को app.js में इंपोर्ट करनी है ये फाइल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो इस तरीके से। वैसे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, जैसे आप एक एंगल ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे लिखो पोस्ट 1, जैसे आप यहाँ पे टैब दबाओगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। पर अगर आपको करना है इंपोर्ट तो आप ऐसे करोगे, मल्टीपल जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हो तो इस तरीके से इंपोर्ट होता है, लेकिन मल्टीपल अगर आपने एक्सपोर्ट कर रखे हैं वहां पे फंक्शन, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप इंपोर्ट लगाओगे, इंपोर्ट लगाने के बाद आप कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, उसके अंदर वो फंक्शन का नाम लिखोगे जो सा आपको इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, और फ्रॉम आप जो भी लिखना चाहो, डॉट कौन सी फाइल है वो, डॉट पोस्ट फाइल है, पोस्ट फाइल से पोस्ट 1 फंक्शन को निकाल लो। ठीक है, तो ऐसे आप पोस्ट 1 फंक्शन को फिर यहाँ पे यूज कर पाओगे, कंपोनेंट को यहाँ पर यूज कर पाओगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा आ जाना चाहिए, एक सेकंड इसको ना रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पर एंटर, और ये देखो पोस्ट 1 यहाँ पर आ चुका है लिखा हुआ। अगर मैं पोस्ट 2 भी निकालना चाहूँ यहाँ से तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट 2 फंक्शन को इंपोर्ट करूंगा और पोस्ट 2 वाले कंपोनेंट को, मतलब कि फंक्शन को मैं यूज कर सकता हूँ। अब मैं फंक्शन की जगह मैं आपको कंपोनेंट वर्ड का ज्यादा प्रेफर करूंगा यूज करना। बस मैंने आपको बताया कि फंक्शन की तरह ही ये कंपोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, देखो पोस्ट 2 भी यहाँ पर लिखा आ चुका है। हमने पोस्ट 1 पोस्ट 2 देख लिया। तो मैंने आपको बताना था कि कैसे आप मल्टीपल फंक्शंस को इंपोर्ट कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, मैं सिर्फ एक पोस्ट को इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, और यहाँ से इसको हटा के यहाँ से इस 1 को भी हटा लेंगे, सेव कर देंगे इस फाइल को। और यहाँ पे एरर शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एरर मेरे को पता है ना क्यों शो कर रहा है, क्योंकि पोस्ट नाम का कोई फंक्शन हमने एक्सपोर्ट नहीं कर रखा और यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमने कोई पोस्ट नाम का फंक्शन बना नहीं रखा। तो मैंने पोस्ट नाम का एक कंपोनेंट बना लिया
लिया और फिर उसको मैंने इस तरीके से एक्सपोर्ट करके आपको दिखा दिया है और यहाँ पे इसी तरीके से इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। 1 मिनट, उस फाइल को मैं सेव कर आता हूँ और सेव कर दिया और ये आप देख सकते हो post1 यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वो मैंने बस ये जो कंपोनेंट है ना रिटर्न का जो ब्रैकेट है मैंने दोबारा बनाया है, ब्रैकेट्स में लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिख दिया। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद मैं एक इमेज देना चाहूंगा। कोई भी नेट से हम इमेज ले लेते, बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ एक बीजी इमेज और कोई भी बीजी इमेज मिल जाए हमको, जैसे कि ये जो इमेज है आपको दिख रही है ये मेरे को ठीक लग रही है। यहाँ पे जाएंगे हम और ये ना कॉपी इमेज लिंक, यहाँ पे मैं क्लिक करके इसका इमेज का लिंक ले लूंगा और यहाँ जाके मैं एक इमेज टैग रखने वाला हूँ, एक img टैग रखेंगे और इसके अंदर मैं सोर्स को डाल दूंगा। सेव करके देखते हैं क्या हमारे पास ये आ रही है, इमेज आ रही है। ठीक है, एक हमने टाइटल ले लिया, फिर हमने एक इमेज ले ली, तो मैं इमेज को पहले रखना प्रेफर करूंगा टाइटल से। इमेज को ऊपर करते हैं और नीचे, हाँ ये ठीक है। अब ना एक div बनाता हूँ, मैं एक div बनाऊंगा और इसकी जो हाइट विड्थ वगैरह है ना ये मैं सेम देने वाला हूँ। देखो अब इसके अंदर ना आपको स्टाइल अगर देना तो आप कैसे दोगे, आप कैसे लिखते थे, स्टाइल लिखते थे। स्टाइल लिखने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर फिर से कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं। अब आप इसके अंदर स्टाइल दे सकते हो, क्या दे सकते हो, स्टाइल दे सकते हो। कुछ भी अगर आपको स्टाइल देना है ना तो आप इस तरीके से इसके अंदर स्टाइल दे सकते हो। और इसके अंदर जो मैं स्टाइल देने वाला हूँ वो है डिस्प्ले, और डिस्प्ले की जो वैल्यू होगी वो मैं फ्लैक्स रखना चाहूंगा और फ्लैक्स के बाद नहीं फ्लैक्स और फ्लैक्स जो डायरेक्शन होगी, कोमा लगाते हैं यहाँ पर, फ्लैक्स डायरेक्शन हम रखेंगे, क्या रखे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉल रखनी है हमें ना, कॉलम। ठीक है, ये मैंने सेटअप कर दिया है। अब देखो यहाँ पर कॉलम बन चुकी है। ये इमेज काफी बड़ी हो चुकी है क्योंकि हमने इसकी साइजिंग नहीं की सेट। अब एक काम करते हैं, इसकी हम एक विड्थ दे देंगे, यहाँ पर कोमा लगाएंगे और यहाँ पर दे देंगे विड्थ। मान लो मैं इसकी विड्थ जो देना चाहता हूँ मैं 50 पिक्सल देना चाहता हूँ और इसकी हाइट जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं देना चाहता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, सेव करते हैं तो ये यहाँ पर आ चुकी है। एक काम करते हैं, अभी के लिए ना इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप डबल कोट्स लगाओ और यहाँ पे लिख दो बैकग्राउंड कलर। इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू दे देनी है। इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, मान लो रेड दे देता हूँ अभी के लिए। देखो यहाँ पर रेड आ चुका है। जो इसकी विड्थ है मैं अभी थोड़ी सी और बढ़ाऊंगा यहाँ पर, जैसे इसकी विड्थ मैं 150 पिक्सल करने वाला हूँ। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको क्या रखनी है। जैसे मैंने 150 पिक्सल करी, अब मैं 250 पिक्सल इसकी अगर विड्थ करूँ, हाँ ये विड्थ मेरे को ठीक लगी। और अब मैं जो हाइट है इसकी ये भी चेंज करने वाला हूँ, ये मैं 500 रखूंगा। और अभी देखते नहीं, 500 बहुत ज्यादा हो गई, 300 सेट करके देखें एक बार। हाँ 300 ठीक लग रही है मेरे को, 350 कर देते हैं, ये परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो आगे टाइटल इमेज आ गई हमारी, फिर आ गया हमारा टाइटल। तो टाइटल का भी जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर स्टाइल, और इसके अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। फिर जो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज वो मैं थोड़ा छोटा करने वाला हूँ यहाँ पर। फॉन्ट साइज जो है भाई वो आपका हो जाए, नहीं एक काम करते हैं ना, फॉन्ट साइज को चेंज करने से अच्छा है मैं यहाँ पर H3 कर देता हूँ इसको, है ना, H1 की जगह H3 या फिर H2 करके देख लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली साइज यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टाइटल का काम है, बाकी नहीं। और यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग भी देते हैं। देखो CSS मैं ये वाली यूज नहीं करने वाला। CSS जब मैं आपको प्रोजेक्ट बनवाऊंगा ना इसके अंदर, तो मैं CSS टेलविंड का यूज करके दिखाऊंगा आपको, और कैसे इसके अंदर यूज करनी है टेलविंड वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी CSS को बताऊंगा कि कैसे कैसे आप किस तरीके से आप CSS इसके अंदर रिएक्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पैडिंग यहाँ पे सेट कर दी है और पैडिंग मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 8 पिक्सल की पैडिंग। ठीक है, सेव करते हैं यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पे पैडिंग भी आ चुकी है अपनी, है ना। तो अब ये जो कार्ड है ये ठीक लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं कलर RGB। ठीक है, RGB कलर हम यहाँ से लेते हैं, और जैसे यहाँ पे RGB कलर चार्ट है तो यहाँ से मैं ना थोड़ा सा इस टाइप का कलर, ये वाला कलर जो है मैं ना ये मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइप का मैं कार्ड बनाऊंगा। और इसके अंदर जो ये RGB वैल्यू है ना 247, या फिर ये जो कोड देख रहे हो आप हेक्स कोड, ये ले लेते हैं हम F7 F7 F7। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा हैशटैग F7 F7 F7, सेव करूंगा। और यहाँ पर देखो हमारा जो पोस्ट का कार्ड है ये इस कलर का हो चुका है ना। तो अभी देखो डिजाइनिंग में इतनी अच्छी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिजाइन करेंगे हम, ठीक है, आने वाले वीडियोस में इस पोस्ट कार्ड को हम और भी चेंज करेंगे और अच्छा बनाएंगे। तो अभी एक काम करते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। डायनामिक बताना है मेरे को आपको कि कैसे आप डायनामिक कंटेंट बनाओगे। अब देखो ये तो है हमारा रिटर्न फंक्शन। ठीक है, अब देखो इस फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल्स भी बना सकता हूँ। वेरिएबल्स तो आपको पता है ये लेट कीवर्ड का या फिर वेर कीवर्ड का आप यूज करके अपने वेरिएबल्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टाइटल नाम से, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं देने वाला हूँ रिएक्ट कोर्स। अब मान लो आपको ना टाइटल से मतलब कि कोई वेरिएबल्स यूज करने हैं, अगर आपने अपनी JSX के अंदर, ये आपकी JSX है, ये आपकी JSX है, और इसके अंदर आपने कहीं पे जावास्क्रिप्ट यूज करनी है, इसके अंदर JSX के अंदर आपने अगर जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप सिंपल ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट लगाने के बाद जहां पे भी आप पूरी JSX में जहां पर भी ब्रैकेट्स लगाओगे ना वहां पर
पर आपको वहां पर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल, आप डायरेक्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अब देखो अगर इसके अंदर मैं लिखूं टाइटल, सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो रिएक्ट कोर्स यहाँ पे आ चुका है। तो ऐसे आप कहीं पर भी कुछ भी वेरिएबल्स के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कितना आसान है यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करना। अब देखो जितने भी पोस्ट मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना, उन सब में सेम टू सेम वैल्यू रहेगी। देखो यहाँ पे कितने सारे मैंने पोस्ट बनाए, सब में सेम वैल्यू है कि नहीं। तो एक काम करते हैं यहाँ पर इस पोस्ट के अंदर ना मैं मार्जिन दे देता हूँ थोड़ी सी, ताकि हमारी अलग अलग पोस्ट सारी अलग अलग दिखे, है ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एक मार्जिन देता हूँ मार्जिन, और मार्जिन भी मैं 8 पिक्सल की देने वाला हूँ, 8 पिक्सल। सेव करते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे सारी पोस्ट जो है वे अलग अलग दिखेंगी। अब देखो एक काम करते हैं, ये जो पोस्ट है अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। 2 पोस्ट हमारी बाद में इसको नहीं बना लेंगे, पहले इसको सेटअप कर लेते हैं एक बार। ठीक है, मान लो मैंने जो टाइटल है वो यहाँ पे सेट कर दिया। अब टाइटल मैं ऐसे डायनामिक तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं टाइटल वहां से मतलब कि इस कंपोनेंट से भिजवा भी सकता हूँ कि इस पोस्ट का टाइटल ये होना चाहिए, दूसरी पोस्ट का टाइटल वो होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अब इसकी डुप्लीकेट करूंगा, इसको कितना भी डुप्लीकेट कर लूं, मैं वेरिएबल तो सबका चेंज नहीं कर सकता ना। तो इस हिसाब से अगर आपको कोई भी, जैसे हम HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट भेजते हैं, इसके अंदर है ना, हम इसके अंदर एट्रीब्यूट भेजते हैं कुछ भी, जैसे कि इसकी स्टाइल क्या रखनी है, ऐसे हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर भी एट्रीब्यूट भेज सकते हैं और इस फंक्शन के अंदर यहां से उठा सकते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन के अंदर हम एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स भेजते हैं ना, इसी तरीके से आप कंपोनेंट्स के अंदर भी भेज सकते हो। और वो उठाने कैसे हैं वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, एक चीज मैं आपको और दिखाने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूंगा तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे शो होगा, टर्मिनल में शो होगा या फिर ब्राउजर पे शो होगा, आप बताओ एक बार। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इज लॉग, ओके दिस इज लॉग, और यहाँ पे हम चलते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, कंसोल जाएंगे, और यहाँ पे देखो लिखा आ गया दिस इज लॉग। तो मतलब कि ब्राउजर में शो हो रहा है, यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि हम फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं। तो फ्रंट एंड का जो भी जावास्क्रिप्ट का काम होता है वो सारा ब्राउजर के अंदर होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग करा है। अब कंसोल लॉग मैंने इसलिए आपको करके दिखाया कि जो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं परम्स ले रहा हूँ, जितने भी पैरामीटर्स आएंगे ना वो एज अ परम्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, परम्स को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, PARAMS को कंसोल लॉग करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, एक खाली ऑब्जेक्ट आया। क्या आया, खाली ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आप जब इस पोस्ट में जब भी आप कुछ भेजोगे ना तो वो एज अ ऑब्जेक्ट जाएगा। देखो मैं भेज के दिखाता हूँ। मान लो मैंने भेजा यहाँ पे एक टाइटल इक्वल टू, मैंने यहाँ पे भेज दिया कि भाई यहाँ पे रिएक्ट, मतलब कि एक टाइटल भेजा है, इसकी वैल्यू मैंने भेजी रिएक्ट कोर्स। सेव करता हूँ तो देखो एक ऑब्जेक्ट आया जिसके अंदर टाइटल है। ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही, अगर आपने जावास्क्रिप्ट कर रखी है तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो मैं मानता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता हो कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। अगर मान लो मैं भेजता हूँ इसके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी भेजता हूँ, मान लो DESC मान लो, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस रिएक्ट कोर्स इज फ्री फॉर एवरीवन। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो मैंने 2 चीजें भेजी हैं। ठीक है, तो अब मैं सेव करता हूँ तो देखो ऑब्जेक्ट के अंदर 2 चीजें आ रखी हैं यहाँ पर, एक तो टाइटल आ रखा है और एक DESC मतलब कि डिस्क्रिप्शन भी आ रखा है। तो इस तरीके से ये जो कंसोल, ये मैं कहाँ भेज रहा हूँ, ये मैं इस कंपोनेंट में भेज रहा हूँ, और मैं कंसोल लॉग करा रहा हूँ इस कंपोनेंट के अंदर परम्स में। ठीक है, ये जो परम्स है ये मैंने यहाँ पर लिए हैं। ये देखो परम्स के अंदर जो टाइटल है वो भी आ चुका है और जो आपका क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्शन है वो भी आ चुका है। तो मैं अगर H2 के बाद, अगर मैं यहाँ पे H2 के बाद अगर एक P रखूं और इसके अंदर मैं रखना चाहूँ परम्स.DESC, ठीक है, परम्स.DESC यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँ तो देखो H1 के बाद दिस रिएक्ट कोर्स इज फ्री फॉर एवरीवन यहाँ पे लिखा आ चुका है। कितना आसानी से आप डायनामिक बना पा रहे हो अपने कंपोनेंट को। कोई भी नाम यहाँ पे आप रख सकते हो, परम्स जरूरी नहीं है, जो भी आप यहाँ पे नाम रखोगे, जितने भी एट्रीब्यूट आप इसके अंदर यहाँ पे भेजोगे ना वे सारे एज अ ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उन सारों का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और परम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप एक और चीज यहाँ पे कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट ना डिस्ट्रक्चर कर लो। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और जो आपको पैरामीटर्स चाहिए ना वो यहाँ पे लिख दो। टाइटल चाहिए मेरे को, DESC चाहिए, टाइटल चाहिए और DESC चाहिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसको मैं एक बार कमेंट आउट करता हूँ लाइन को, और अब देखो यहाँ पे 2 टाइटल हो गए। तो एक काम करते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। तो देखो ये कंपाइल हो चुका है और यहाँ पे देखो रिएक्ट कोर्स अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो डिस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि अब मैं अगर इसको मिटा देता हूँ ना यहाँ से, एक काम करते हैं इसकी कॉपी कर लेते हैं, बाद में पेस्ट कर देंगे। तो अब देखो, अब मैंने इसके अंदर यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई ये जो कंपोनेंट है ये टाइटल मांगेगा और एक डिस्क्रिप्शन मांगेगा। क्या करेगा, एक टाइटल मांगेगा और डिस्क्रिप्शन मांगेगा। तो जब मैं पोस्ट ये खोलूंगा ना, जब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो ये जो हमारा VS कोड है बताएगा कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो कंपोनेंट है ये टाइटल मांग रहा है और डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, टाइटल मांग रहा है और डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे टाइटल लिखोगे तो आपके पास सजेशंस भी आएगा कि ये क्या मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग भेज सकते हो, रिएक्ट कोर्स वगैरह जो भी आपको भेजनी है। तो एक काम करता हूँ मैं वो लाइन
पेस्ट कर देता हूँ वापस यहाँ पर, ठीक है। और अब क्या है, अब आपको परम्स का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप टाइटल है, डायरेक्ट टाइटल यूज करोगे और डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सीधा आप DESC लिखो और इसको यूज कर लो। डायरेक्ट आप इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप डायनामिक कंपोनेंट्स बना सकते हो। अब देखो, मान लो मेरे को एक और पोस्ट चाहिए जिसके अंदर जो मेरा टाइटल है वो होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ C प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये टाइटल है C प्रोग्रामिंग एंड दिस C लैंग्वेज कोर्स इज फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जो दो मैंने कंपोनेंट बनाए, तो देखो दोनों का जो कंटेंट है वो अलग है ना। चीज सेम है, कंपोनेंट अलग है। अब देखो इन कंपोनेंट को मैं कितनी अच्छी तरीके से रीयूज कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट बनाया और मैं उनको रीयूज कर सकता हूँ कितनी भी बार। अगर मान लो बाद में आपको चेंज करना पड़ जाए, भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो मेरे को थोड़ा सा और लाइट करना है, क्या करना है, और लाइट करना है, तो आप यहाँ पे जाओ और इसको थोड़ा सा और लाइट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ से थोड़ा सा, वो ज्यादा डार्क हो गया था, मेरे को चाहिए, ठीक है, E0 है ना, E0 नहीं, थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता तो ठीक रहता है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये F5 है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करते हैं स्टाइल में जाके, इस कंपोनेंट में जाएंगे और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। हटाते इसको और यहाँ पे सॉरी मैंने 5757 रखा था ना, यहाँ पे तो मेरे को F7 रखना था शायद, तो मैंने शायद यहाँ पे कलर गलत रख दिया था, इसलिए प्रॉब्लम हो रखी थी। अब देखो ये कंपोनेंट अलग अलग आपको अगर शो नहीं हो रहे तो यहाँ पे आप बॉर्डर वगैरह भी लगा सकते हो। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको ना F9 करके देख लेते, थोड़ा सा डार्क हो जाए तो, नहीं हुआ तो एक काम करते हैं यहाँ पे भी F9 और यहाँ पे भी F9 करके सेव करता हूँ। थोड़ा सा डार्क हुआ, चलो दिखना चाहिए बस आपको। देखो ये कंपोनेंट बन गए दो। अब देखो मैं अगर मेरे को बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मेरे को अलग अलग कंपोनेंट्स का सबका जाके नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक का बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा, ठीक है, अपने कंपोनेंट का करूंगा और ऑटोमेटिकली जहां पे भी मैंने इस कंपोनेंट को यूज कर रखा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा सारा, है ना। तो कितना फर्क पड़ता है डायनामिक कंपोनेंट का। एक कंपोनेंट आप बनाओ और उसको कितनी बार यूज करो। ये चीज अगर आप जावास्क्रिप्ट में करते तो कितनी परेशानी होती है, आपको कितना कुछ सेट करना पड़ता, और ये काम जस्ट रिएक्ट हमको कितने ईजी तरीके से करने दे रही है ना, कि आप एक कंपोनेंट बनाओ और उसके अंदर डायनामिक चीजें आप भेज सकते हो, या फिर उसके अंदर आप वेरिएबल्स भी बना सकते हो। इसके अंदर आप पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपने कोई फंक्शन बनाया, कि मान लो एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, फंक्शन रैंडम इंट नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसके अंदर मैं एक रैंडम इंटीजर को जनरेट करवाऊंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नंबर, या फिर डायरेक्ट आप रिटर्न भी करवा सकते हो, रिटर्न के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर math.random, और उसके बाद मेरे को मान लो 1 से लेके 100 तक के बीच में अगर जनरेट करवाने नंबर, तो यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 1 से लेके 100 तक के यहाँ पर नंबर आ जाएंगे। पर ये जो पॉइंट में आएंगे, तो एक काम करते हैं, इस पूरे को ना ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं, राउंड कर देता हूँ, ठीक है, math.round, जो नंबर से मेरे पास पर्टिकुलर अच्छे तरीके से मेरे पास आएंगे। और इस फंक्शन का रैंडम इंट का मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने डिस्क्रिप्शन के बाद एक और चीज लगानी है, मान लो एक कॉलन लगाया और उसके बाद मैंने कॉलन, देखो ये कॉलन अलग है, देखो मैं आपको बताऊंगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड पोस्ट नंबर इज, यहाँ पे मैं रैंडम जो अपना ये फंक्शन है इसको मैं कॉल करवा दूंगा, इसको मैं डायरेक्ट कॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये देखो लिखा गया एंड पोस्ट नंबर इज 76 एंड पोस्ट नंबर इज 57। जितनी बार मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये जो रैंडम नंबर है ये तो अलग आएंगे, है ना, ये तो अलग आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दो, जब आपने कंपोनेंट यहाँ पे यूज कर लिया है, ये जो कंपोनेंट है पोस्ट कंपोनेंट, ये आपने यूज करा है, और अगर आप इसको यूज करते हो और ये जो है इसके अंदर मैं अगर कोई भी एट्रीब्यूट नहीं भेजता हूँ, तो देखना क्या होता है। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो एक और पोस्ट बन के आ चुकी है हमारे पास, इसके अंदर टाइटल आया, खाली कुछ नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है द पोस्ट नंबर इज 72। ना तो हमने इसके अंदर टाइटल भेजा, ना इसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन भेजा है। तो इस तरीके से आपके खाली कंपोनेंट भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर भेजोगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगा, नहीं भेजोगे तो वो आपकी चॉइस है, वो आपके कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड है ना, कि किस टाइप का आप कंपोनेंट बना रहे हो। तो देखो मैंने यहाँ पर आपको एक फंक्शन भी बना के दिखा दिया है, जिसके अंदर आप फंक्शन बना सकते हो और अपनी JSX के अंदर यूज कर सकते हो। ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट का यूज करना आपको, जब भी आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी है JSX के अंदर तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करो। अगर आपको यहाँ करनी है बाहर तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, आप वेरिएबल बना सकते हो, यहाँ पे और भी चीजें आप सेटअप कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डायनामिक कंपोनेंट, ठीक है। अब डायनामिक कंपोनेंट हमने कर लिया है और कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी भी हमने देख ली है कि कितनी अच्छे तरीके से हम कंपोनेंट को रीयूज कर पा रहे हैं। तो आज की जो वीडियो थी गाइस वो इतनी थी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको टेलविंड इंस्टॉल करनी है और किस तरीके से आप अपनी कस्टम CSS भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। एक CSS फाइल को किस तरीके से यूज करना अपनी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एक कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स में लेके आया हूँ आपके लिए। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना एंड स्मैश दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।